कि कोचिंग का कितना सिग्निफिकेंस रहता है जेई मतलब क्लियर करवाने के लिए? कोई स्पेसिफिक कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर एनी कोचिंग विल डू और अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है? फिजिक्स से डील कैसे किया था? इंडिविजुअली स्टूडेंट को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए ताकि फिजिक्स में बेटर कर सके? केमिस्ट्री के लिए क्या किया? इनऑर्गेनिक जो है उसको आपने कैसे फेस किया? स्टूडेंट्स को क्या माइंडसेट करने की ज़रूरत है? और कैसे हो, मतलब इतने दिनों बाद बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम तो कोटा में देखे थे हम। हाँ यार, काफ़ी टाइम हो गया कोटा को। 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे ना। हाँ, काफी बदल गए, मतलब फेस थोड़ा सा भर गया है। हाँ यार, कोटा में रहते तो ज़्यादा पतले। बड़ा तुम ज़्यादा पतले लग रहे हो पहले से। थोड़ा बहुत वर्कआउट कभी कभी कर लेता हूँ। बाकी तो मतलब है। आईटी फील्ड में मैंने सुना है कि काम ज़्यादा होता है। मतलब अभी रिसेंट वीडियो है ना, वो 90 आवर वर्क वीक वाला, कौन था वो? एक एलएनटी वाले ने अभी स्टेटमेंट दिया ना कोई। एमपी का सीईओ। हाँ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा उसमें? आई थिंक डिपेंड करता है काम, जॉब टू जॉब। अब मैंने जितनी कंपनी में काम किया है, मैंने 3 बार स्विच किया है, 2 बार स्विच किया, मतलब 3 कंपनी में। तो वैसा कुछ नहीं था कि 90 आवर्स मतलब हर वीक करना पड़ता है। मोस्टली 8-9 आवर्स रहता है, कभी कम भी रहता है, कभी ज़्यादा भी रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे कुछ क्रिटिकल प्रोडक्शन इशू आ गया तो वो तो देखना ही है। उसके अलावा कभी अगर कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च करना है, ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, तो देन वो। बट ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअस रहता ही है, कभी-कभी रहता है, रेयर, और काफ़ी रेयरली लाइक वंस इन अ क्वार्टर, ऐसा कुछ। अच्छा, तो अभी थोड़ा कंपनी के बारे में बता दो भाई कि स्टार्टिंग मतलब आपने जैसे मान लो आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हो तो वहाँ पर उसके बाद प्लेसमेंट का क्या सीन था? मतलब क्या कैसे कैसे प्लेसमेंट लिया और उसके बाद स्विच किया आपने, तो वो थोड़ा सा बताओ। तो हमारे यहाँ जो लास्ट ईयर रहता है, इसमें 7th सेमेस्टर के बाद 1 मंथ का वेकेशन रहता है इन दिसंबर। अराउंड 1 दिसंबर से ही कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है, और उनके जो स्क्रीनिंग राउंड्स है, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया या फिर कोडिंग टेस्ट हो गया, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं 2 महीने और पहले से ही, करीब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने करीब चलते हैं। तो मैंने तो उसके पहले, जैसे हम लोग का 3 मंथ्स का समर वेकेशन भी होता है, करीब मई जून जुलाई। तो वो पता, सीनियर्स के थ्रू पता था कि हाँ, क्या प्रोसेस रहता है, इंटरव्यूज़ का स्क्रीनिंग होता है, फिर देन इंटरव्यूज़ में क्या-क्या पूछते हैं। तो थोड़ा वो समर वेकेशन से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, लाइक ऑनलाइन कोडिंग। जैसे कोडिंग के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना। उस समय ये सीएलआरएस काफ़ी फेमस था उसके लिए। और उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स काफ़ी अच्छी वेबसाइट है पढ़ने के लिए, अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस के लिए उस टाइम तो गीक्स फॉर गीक्स ही यूज़ किया था, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कोडशेफ वगैरह हो गया, हैकर रैक। बट अभी बेस्ट प्लेटफॉर्म लीड कोड है, अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करना है तो। और प्रैक्टिस उसमें काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ, केवल थ्योरी पढ़ लिए फिर इंटरव्यू में गए तो वो याद रहेगा, कोई कुछ ना कुछ एज केसेस छूट जाएंगे या फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर प्रैक्टिस उसमें कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, जैसे एरेज, स्ट्रिंग्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ग्राफ्स, वो सारे के फिर कुछ मीडियम लेवल, अप टू मीडियम लेवल भी कर ले तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाएंगे फिर। और स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग में डेटा, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। देन सम कोर कॉन्सेप्ट्स, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या होते हैं, टेस्टिंग वगैरह, एंड सम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कर्नल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, लाइक सिक्वल, नो सिक्वल, ये सब चीज़ें। तो इन सब का ऑलरेडी कोर्सेज थे, उसी को रिवाइज कर लिया था ये सारे कॉन्सेप्ट। इसके अलावा काफ़ी उस टाइम भी थे, एक जैसे कि एक्सपर्ट से क्यूरेटेड था मटेरियल पढ़ने के लिए। अभी तो और ज़्यादा लोगों ने पूरे कोर्स, ओपन सोर्स भी है, कई सारे फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये पहली कंपनी में कौन सी आपने जो थी? पहली कंपनी मेरी सिमेंटेक थी, वो साइबर सिक्योरिटी बिजनेस में है। तो उसका सबसे ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन एंटीवायरस, जो कि मोस्ट ऑफ द, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज़ करते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया एंड मारुति सुजुकी, दे यूज़ दिस। और इसके अलावा रिटेल कस्टमर्स भी काफ़ी सारे हैं। तो इट वाज मोस्टली दैट, साइबर सिक्योरिटी। और नॉर्टन के बाद फिर दूसरी कंपनी आपने कौन सी मतलब स्विच की? मतलब उसके बाद कौन सी कंपनियां मतलब किया?
जॉइन आपने आफ्टर दैट? उसके बाद मैंने जॉइन किया था एक छोटा स्टार्टअप था स्पाइस डॉट एआई। तो उस करीब 3 साल हुए थे मुझे काम करते हुए, तो थोड़ा सा था। और जैसे बड़ी कंपनी में जाओ तो बिज़नेस साइड का कुछ पता नहीं लगता है। यू आर जस्ट डूइंग द वर्क दैट इज़ मतलब जो कम आ रहा है। तो एंड बिज़नेस साइड में कि हाँ, वो एक्ट में कैसा इम्पैक्ट हो रहा है वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए थोड़ा मन था कि हाँ, स्टार्टअप ऐसा जॉइन करें या फिर ऐसे उसमें की रोल में रहें। तो दैट्स व्हाई स्माइल्स डॉट एआई वो ऑनलाइन डेंटल केयर में था। तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस थे, जैसे एट होम विजिट और ऑनलाइन वेबसाइट थी, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते थे या वीडियो कंसल्टेशन। तो होता एंड इनिशियली अराउंड 5 टू 10 एम्प्लॉइज़ ही थे। तो एंड टू एंड पूरा पता चलता था कि हाँ, मार्केटिंग टीम कैसे काम करती है, सेल्स टीम, फाउंडर्स की डे टू डे वर्किंग क्या रहती है, उनके साथ ही बैठते थे। तो ये सारे अच्छा खासा नॉलेज। और जितना हम करीब से कि 3 साल सिमेंटिक में नहीं सीखा होगा, उतना मैं 6 महीने था, 6 महीने में उतना सीखा था उस स्टार्टअप। उसके बाद तो जस्ट मतलब सिंस वो काफ़ी स्टार्ट में था स्टार्टअप एंड मतलब एक करियर गोल भी रहता है, तो फाइनेंशियल्स उतने सही नहीं लगे कंपनी के, तो देन आई डिसाइडेड टू स्विच फर्दर। हुँ। फिर अभी फाइनली आपने करंटली जॉइन किया है कोई नई कंपनी अभी? हाँ, करेंटली मैं स्विगी में हूँ। सो स्विगी इज़ अगेन स्टार्टअप। मतलब पीपल से दो इट्स अ वेरी बिग कंपनी, बट इट्स स्टिल वर्क इन काइंड ऑफ लाइक अ स्टार्टअप कल्चर। तो नहीं मतलब इस तो वैसे स्टार्टअप के कुछ होते हैं ना नियम, जैसे 10 साल से कम अगर होता है तो फिर उसको स्टार्टअप ही माना जाता है आई थिंक। ऐसा कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस है तो उसके अंडर वो स्टार्टअप ही आती है आई थिंक। बट इट्स अ वेरी बिग कंपनी ज़ोमैटो, स्विगी राइट नाउ दे हैव बिकम लाइक द बिगेस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया, लाइक फ्लिपकार्ट यूज्ड टू बी एट सम पॉइंट इन टाइम, राइट? सो वैसे अभी ये हो गई हैं मतलब। तो स्विगी का वर्क मतलब कल्चर कैसा है? मतलब अच्छा है या फिर ज़्यादा वर्कलोड होता है? वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? या फिर मतलब कुछ इनोवेटिव चीज़ों पे काम करवाते हैं या फिर इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फर्म्स नाउ, जैसे कि जनरली अगर आप जॉइन करते हैं तो यू गेट अ वेरी स्मॉल रोल लाइक इन अ बिग प्रोजेक्ट, यू गेट अ स्मॉल रोल व्हिच मे नॉट बी इवन सिग्निफिकेंट, राइट? ऐसा करते हैं या फिर दे गिव यू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसके लिए आप आंसरेबल होंगे या फिर कुछ अकाउंटेबिलिटीज़ टाइप से कुछ स्विगी में होता है? हाँ, तो स्विगी में एक तो पहले काफ़ी ट्रांसपेरेंट कल्चर रहता है, मतलब फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, इवन सीटीओ या फाउंडर के साथ। तो जब आप उनसे मिलोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ, ये सीटीओ है या फिर ये फाउंडर है। यू कैन टॉक लाइक योर बडी टू देम। एंड सेकंड थिंग, जो भी काम मिलता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रहती है हर एक के ऊपर, चाहे वो स्टार्ट करे, जस्ट स्टार्ट किया एज अ फ्रेश या फिर एक्सपीरियंसड है। और मेरे जो डिवीज़न है और के जो वीपी है, उन्होंने इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल, जैसे रिसेंटली स्विगी एएचडीज हायर करना शुरू किया है, फ्रेशर्स विथ 0 एक्सपीरियंस टू 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो उनको भी जैसे हमारा रेगुलर मीट होता है, तो ही सेड कि ही जस्ट आस्क्ड कि ज़ेप्टो के फाउंडर्स की एज क्या है? सो यू सी दे आर जस्ट लाइक काइंड ऑफ जस्ट ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, राइट? तो if they can build a big company, they are taking the responsibility and accountability, why not you? या So that is the culture which is ingrained. या दैट्स राइट। मतलब अभी मैंने देखा कि इंडिया में ज़्यादातर स्टार्टअप कल्चर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं लोगों की मेंटालिटी। बिकॉज़ जॉब तो ठीक है लोग पहले किया करते थे, बट राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई समथिंग दे शुड स्टार्ट ऑन देयर ओन। पहली बात तो ये भी है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। दूसरा, you are giving time to something which you want to achieve, right? Rather than just like पैसा कमाना ये सब। तो जनरली मैंने ये देखा है शिफ्ट हो रहा है काफ़ी, मतलब स्टार्टअप की तरफ ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। बट मतलब बहुत अच्छा किया, मतलब आपका मतलब जॉब जब जो वाला है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो मैं स्टार्टिंग से मैं पूछता हूँ स्टार्टिंग से जर्नी के लिए कि मतलब ताकि जो करंट जनरेशन है वो कुछ जान सके कि मतलब किस पाथ को लें तो थोड़ा सक्सेस मिल सकता है, थोड़ा रेप्लिकेट कर सकते हैं कि भाई थोड़ा इस तरह से लाइफ में ज़्यादा वो गेन कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मतलब आइडिया कितना रोल रहता है कि मतलब ये जो सक्सेस जो अचीव होती है, जैसे कोई बड़ी कंपनी ने हायर कर लिया है या फिर सक्सेस इन दैट कंपनी, वो आईआईटी से ग्रेजुएट होने के ऊपर कितना डिपेंड करती है? तो आई वुड से डिफरेंस, बिकॉज मैंने जितना डिफरेंस देखा है, इट
बट इट ओनली हेल्प्स व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब और स्टार्टिंग अ कॉर्पोरेट करियर। तो जैसे मेरा प्लेसमेंट था, वो कॉलेज में कंपनीज आती थी एंड दे गिव गुड पैकेजेस एंड हायरिंग परसेंटेज था वो भी अच्छा था। सो आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, आई जस्ट हैव टू स्टडी डीएसए एंड अल्को ऑल दोस थिंग्स। बट इफ आई कंपेयर दैट टू अदर कॉलेजेस, देयर आर लेस कंपनीज कमिंग एंड ऑल्सो जो पैकेज रहता है वो भी कम रहता है, और उस वहाँ पे फाइट ज़्यादा रहती है टू गेट टू द टॉप, क्योंकि हायरिंग जो होती है ज़्यादा हायर जो आईआईटी से करती हैं कंपनीज कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस और अदर कॉलेजेस। तो वो एक स्ट्रगल रहता है, बट उसके बाद वंस एक बार आप जॉब ज्वाइन कर लिए, कोई आपको जॉब मिल गई, उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद आई नॉन आई वो मैटर नहीं करता, आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना डेडिकेशन दे रहे हो जॉब में, उसके ऊपर करते हो। नहीं, हाँ, वो सही बात है, लेकिन मतलब फुट इन द डोर प्रोवाइड कर देता है। जैसे आईआईटी से आपको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल जाती है, फिर उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो जेई क्यों चुना? मतलब जेई स्टार्टिंग आपने चुना, मतलब ये तो नहीं सोचा होगा कि भाई मैं इतने कंपनी में काम करूँगा या फिर इतनी बड़ी कंपनी में काम करूँगा। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट आउट हो रहे थे, तो जेई क्यों चुना? मतलब कॉमर्स या आर्ट्स या फिर कुछ और साइंस में भी कर सकते थे, बट व्हाई जेई? इनिशियली जैसे मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ज़्यादा था, मैथमेटिक्स की तरफ, और मेरी फैमिली में जैसे मेरे फादर डॉक्टर है, तो उन लोग का थोड़ा इंक्लिनेशन डॉक्टर की तरफ रहता है, बट मेरा मैथमेटिक्स में ज़्यादा था। मैथमेटिक्स मतलब इंजीनियरिंग पहली बार आता है, एंड इंजीनियरिंग में सबसे पहला नाम आईआईटी जेई का आता है, तो दैट्स व्हाई आई चोज आईआईटी जेई। और फिर आईआईटी जेई का जब आ गया कि हाँ आईआईटी जेई क्लियर करना है, तो देन आई जस्ट लाइक स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अच्छा, ये आईआईटी जेई के बारे में पहले से ही मतलब कौन-सी क्लास में आपने डिसाइड किया था कि भाई करना है, या फिर बचपन से ये था कि भाई जेई तो देना ही देना है ऐसा? इनफैक्ट मतलब 9th 10th क्लास तक मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी जेईई क्या होता है, एंड इवन आई डिडंट नो कि उसके बाद करना क्या है। बट जैसे ही 10th में था, फाइनल एग्जाम्स वगैरह, तब उसके बाद सबके सवाल रहते हैं कि हाँ अब आगे करना क्या है। तो देन उस समय फिर सर्च किया एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फिर डिसाइड किया कि नहीं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो आईआईटी जेईई के लिए मतलब कोई स्पेसिफिक कोचिंग चुनी थी या फिर? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग का कितना सिग्निफिकेंस रहता है जेईई मतलब क्लियर करवाने के लिए? मतलब कोई स्पेसिफिक कोचिंग्स जॉइन करना चाहिए या फिर एनी कोचिंग विल डू, और अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है? मैं वो उसमें क्या मतलब सोचते हो आप? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जैसे किसी ने अगर कोचिंग नहीं की वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो कोचिंग किया था, तो आई कांट कंपेयर। बट मैंने 2 जगह कोचिंग किया था। 11th में मैंने बनारस में जॉइन किया था जेआरएस, और 12th में फिर मैंने रेजोनेंस जॉइन किया था कोटा में। तो 11th में मैंने डुअल ईयर का कोर्स किया, लाइक 11th-12th का कोर्स। बट 11th में कोर्स करते वक़्त मैंने ये देखा कि जो कोर्सेज़ है वो पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, एंड दे वर पुशिंग मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ फॉर द 12th टू बी टॉट इन द 12th। बट मुझे ये लगा कि अगर वो सारे 12th में एक साथ ही पढ़ाएँगे, तो दैट विल बी ओवरवेलमिंग फॉर मी। सो आई वोंट बी एबल टू प्रिपेयर। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि व्हाई नॉट गो टू द बेस्ट वन्स, लाइक कोटा का काफ़ी नाम है, और कोटा में भी रेजोनेंस का काफ़ी नाम है आईटी के लिए। सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं रेजोनेंस जाएँगे, तो देयर आई डिल 12th क्लास में मैंने कोचिंग किया था। और तो ये मतलब चूज़ करने का हो गया कि कोचिंग क्यों मैंने चूज़ किया, एंड देन की प्रिपरेशन कैसी रही है, तो मेरा एक सिंपल एम था कि ये जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं इनका हाँ। हम देखें रिजल्ट अच्छा आता है हर साल, क्यों आता है, एंड देन आई बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑन देम कि जो वो बता रहे हैं वो अगर मैं करूँ तो मेरा भी वो आ सकता है। तो जैसे मैंने रेजोनेंस जब ज्वाइन किया, तो डेली शीट देते थे सॉल्व करने के लिए, डीपीबी शीट्स। उसके अलावा जो भी नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसकी शीट दे देते हैं पहले से ही, स्टार्ट करने से पहले। उसमें डिटेल में रहता था कि क्या-क्या टॉपिक है, उसकी समरी और सम एग्ज़ाम्पल्स, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज़ वेल। मैं बस वही फॉलो करता था कि जो भी शीट्स मिल रही है उसको डेली सॉल्व कर ले, ताकि नेक्स्ट डे जब वो डिस्कस हो रहा है उसमें आई कैन पार्टिसिपेट एंड आई वुड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो भी टॉपिक शुरू होने वाला है, इट्स बेस्ट कि वो पहले से अगर हम पढ़ के रखें, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें हमें समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डाउट्स रहेंगे। बट अगर हम पढ़े ही नहीं रहेंगे तो देन मतलब मे बी 40% क्लियर कर पाएँ, बट पढ़ के जाएँगे तो मे बी 100% क्लियर हो जाएगा। तो वो एक बार में ही पूरा क्लियर, बिकॉज़
यू डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। 1 साल का टाइम या 2 साल का टाइम है, अगर आप बाद में छोड़ दोगे तो वो बाद में ही रह जाता है। अच्छा हाँ, ये जैसे रेजोनेंस में गए थे, तो रेजोनेंस में 11th-12th वाला साथ में जो विश्वास फेस होता है, वो लिया था। तो उसमें भी मेरे को पता है कि भाई थोड़ा-सा फास्ट रहते थे, तो उसको टैकल कैसे किया था? मतलब ये सिचुएशन सिर्फ वहाँ नहीं है, जनरली हर जगह होती है कि मान लीजिए 12th में बहुत लोड होता है कि भाई बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, और अभी तो क्या है कि 2 बार कर दिया, पहले तो एक ही बार मेंस होता था। तो अगर देखो टेक्निकली तो अभी जनवरी से लेके मई तक आपको कोई मतलब टाइम नहीं मिलता है to prepare for anything. That means you have to prepare everything before say November, right? November of the previous year. तो अब स्टूडेंट्स को क्या माइंडसेट करने की ज़रूरत है कि मतलब अगर स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तो व्हाट माइंडसेट शुड दे हैव कि भाई अभी अगले 2 साल के लिए हम उसको दे रहे हैं, तो किस माइंडसेट से आगे चलें ताकि भाई 2 साल के बाद वो थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ा सके। तो पहली चीज़ तो यही, जैसे-जैसे कोर्सेज़, टॉपिक्स चल रहे हैं, उसी टाइम उसको पूरी तरह से समझ ले और उसका प्रैक्टिस कर ले। वो उससे बाद के लिए कुछ नहीं बचेगा। दूसरी चीज़ ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोर्सेज़ पूरा कंप्लीट ना हो पाए, इवन कोचिंग सेंटर भी कंप्लीट ना कर पाए। तो उस केसेस में साइड बाय साइड जो जैसे कोचिंग वाले वो दे देते हैं पहले से कि हाँ, कब कौन-सा टॉपिक पढ़ाएँगे। तो लास्ट में जो टॉपिक्स आने वाले हैं, वो आप खुद से उसकी शीट शायद पहले से भी मिल जाती है या आप ले सकते हैं। तो वो भी इन पैरेलल स्टार्ट करते रहे। एंड कोचिंग सेंटर का डाउट क्लियरेंस सेक्शन भी रहता है एंड यू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर्स। वो कभी रिफ्यूज़ ये नहीं करेंगे कि आप कभी क्वेश्चन लेके जाए दूसरे टॉपिक से लेके या फ्यूचर में कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे समझना है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे। तो साथ में आप स्टार्ट करते जाओ, भले ही जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो पूछते जाओ, क्लियर करते जाओ। तो इससे वो पूरा कवर हो जाएगा और लास्ट के लिए वो बर्डन नहीं रहेगा। और मैंने अपने टाइम पे क्या किया था कि मेरे टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो गया था रेजोनेंस में, और मुझे बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले 2 महीने का टाइम मिला था बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने का। तो वो 2 महीने में मैंने केवल बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर किया था। और बोर्ड का प्रिपेयर मतलब कि उसमें एनसीईआरटी ही पढ़ी थी मैंने, उसके जितने क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व किए थे और मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो पढ़ चुके थे ऑलरेडी कोचिंग के टाइम पे, वो ईज़िली अंडरस्टूड भी हो गया था। तो और जैसे ही फिर बोर्ड खत्म हुआ तो देन आई हैड 1 एंड हाफ मंथ और सो, तो वो मुझे एक टाइम मिल गया रिवीजन करने के लिए फाइनली। तो मतलब परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहा था, वो मुझे भी पता है कि मतलब सीएस ब्रांच लिया है आईआईटी गांधीनगर में, राइट? गुवाहाटी में। सो गुवाहाटी ही था, मैं गुवाहाटी ही बोल रहा था, लेकिन आई थिंक मतलब इंटेंशन था, आपको क्या इंटेंशन था? कोई स्पेसिफिक आईआईटी जो थी वो ज़्यादा मतलब ऐसा है कि जो चाहते थे, या फिर कोर्स के प्रति मतलब कि कौन-सा मुझे कोर्स मिल जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, तो मेरी जितनी रैंक आई थी उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा सर्च किया था कि मुझे कौन-कौन से कोर्सेज़ मिला, और मेरा इंक्लिनेशन मोस्टली कंप्यूटर साइंस की तरफ ही था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था अभी। तो इसलिए मैंने उसमें सर्च किए और बेस्ड ऑन द रैंक मुझे ये लगा कि हाँ, आईआईटी रुड़की या आईआईटी बीएचयू या आईआईटी गुवाहाटी मिल सकता है। तो उस पे मैंने ज़्यादा फोकस, वो मैंने टॉप पे डाला था। अब उसके अलावा अगर मुझे नहीं मिलता तो देन आई वुड हैव ट्राइड कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का। बाकी लोगों ने ये करते हैं लोग कि जो टॉप आईआईटी वहाँ से ले ले, जैसे आईआईटी बॉम्बे है या दिल्ली है, वहाँ से दूसरे ब्रांचेस ले ले सिविल में खेल। बट वहाँ पे भी एक चांस रहता है कि फर्स्ट ईयर में आप प्रिपेयर करके ब्रांच चेंज कर सकते हो, बट वो बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, अच्छे-अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी। नहीं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आईआईटी ने ये सिस्टम चेंज कर दिया है। दे डोंट अलाउ ब्रांच चेंज आफ्टर 1 ईयर। आई थिंक टू रिड्यूस द स्टूडेंट्स बर्डन एक्चुअली। तो ऐसा सुनने में आया है। अभी आई डोंट नो कि मतलब वो हुआ कि नहीं, बट आई हर्ड कि भाई पिछले 1-2 साल में ऐसा कभी हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं और भी थोड़ा स्टूडेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स से डील कैसे किया था? मतलब फिज़िक्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ लाइक, चाहे नीट में जाओ, चाहे तुम जेईई में जाओ, फिज़िक्स में प्रॉब्लम होनी ही होनी, चाहे कितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स हो। तो फिज़िक्स को कैसे डील किया? अपार्ट फ्रॉम व्हाट लाइक टीचर्स आर डूइंग, वो तो कर रहे हैं लेकिन वो सबके लिए कर रहे हैं। बट स्टिल देखा जाता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में। तो इंडिविजुअली स्टूडेंट को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए ताकि फिज़िक्स में बेटर कर सके? क्योंकि फिज़िक्स इज़ लाइक द गेम चेंजर इन एवरी एग्ज़ाम। फिज़िक्स में मेरा मानना ये है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कोई भी
टॉपिक है उसमें कॉन्सेप्ट जो है उसमें अंडरलाइंग उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार अगर उसको समझ गए अच्छे से, देन उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा एम ये रहता था कि हाँ, जो भी है टॉपिक उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स है वो मुझे समझना है एटलीस्ट, भले ही वो अभी याद रहे या ना रहे। तो उस पे फ़ोकस रहता था ज़्यादा से ज़्यादा, बट कुछ-कुछ टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे क्लियर नहीं भी हुए थे, तो वो मैंने साइड रख, जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स, वो काफ़ी इट वाज़ ड्रेडफुल। So I left some of the concepts there. I tried to understand but I couldn't, so I left it because फिर वो मतलब नहीं है कि आप किसी चीज़ पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और इट्स काइंड ऑफ 80-20 रूल कि आप 80% टाइम दे 80% टाइम दे रहे हो, उससे आपका 20% रिटर्न हो रहा है, कंपेयर टू आप 20% एफर्ट दे रहे हो, 80% रिटर्न। तो आप उस पे जो आपको समझ में आ रहा है उस पे अच्छे से फोकस करो कि वो पूरी तरह से आपको 100% समझ में आ सके, और साथ को उसको प्रैक्टिस भी कर लो ताकि आप डिफरेंट टाइप के उसके क्वेश्चंस देख लो, ताकि कोई नया अगर उसमें से आए तो यू कैन सॉल्व। अच्छा, एक सभी लोगों को ज़्यादातर स्टूडेंट्स को या फिर जो न्यूली इस फील्ड में आते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि फिज़िक्स के लिए काफ़ी लोग जैसे बड़ी बुक्स के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जैसे इरोडो हो गया या पाथफाइंडर हो गया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई जितने ज़्यादा बुक सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा उनको आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट कहाँ तक अच्छा है या फिर कुछ अल्टरनेटिव अप्रोच ज़्यादा बेटर रहेगी? आई डोंट थिंक कि इरोडो सॉल्व करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा आईटी जेई के एग्जाम में। आई डोंट एग्री, दो आई हैड सॉल्व्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट फर्स्ट एम ये रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। सेकंड एम ये रहना चाहिए कि उससे रिलेटेड जो आपको डीपीपी शीट्स मिल रही है या फिर एससी वर्मा के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो देन इट्स अप टू यू। इफ अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, यू वांट टू सॉल्व मोर, और if that erodo is giving you satisfaction, then you can go further and solve that. अच्छा, तो बेसिकली मेरे ख्याल से रिवीजन एंड जितना आपका मटेरियल दिया गया है वो सही से हो जाना चाहिए, एंड आई थिंक फिज़िक्स इज़ ऑल सेट, राइट? अच्छा, केमिस्ट्री के लिए क्या किया था? केमिस्ट्री तो पता ही है भाई, गेम चेंजर, कहीं न कहीं हाईएस्ट स्कोरिंग वही होता है। तो फिज़िक्स उसमें उसमें कैसे डील किया था? मतलब भाई इनऑर्गेनिक तो होता है भाई, उसको क्या मान लो, इनऑर्गेनिक जो है उसको आपने कैसे फेस किया? इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें रहती हैं, और स्वाभाविक रहता है सबके साथ कि एक बार जो पढ़े हैं हो सकता है नेक्स्ट वीक भूल जाए। तो उसके लिए रिवीजन नोट्स जो है वो काफ़ी स्मार्टली बनाना पड़ता है, जो कि कोचिंग आपके टीचर हेल्प करते भी हैं नोट्स बनवाने में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी अब ये एक बार जब नोट्स आपको बनवा दिया गया तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको डिलीजेंटली रिवाइज करते रहे, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते या हर महीने, ताकि वो कभी मतलब दिमाग से आपके निकले ना। अच्छा, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आई थिंक फिज़िक्स अगर हो जाता है तो फिज़िकल में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आई थिंक स्टिल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो ज़रूरी होगी। फिज़िकल के लिए भी आप केमिस्ट्री के मतलब सॉरी, जो कोचिंग थे उसी के मटेरियल पे डिपेंड किए उधर से, या अलग से भी कुछ किया? मोस्टली कोचिंग मटेरियल पे ही, एंड फिजिकल इज काइंड ऑफ योर, इफ आईफोन के टर्म्स में है फिजिक्स लाइट। तो अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर लेते हो सिमिलर आप फॉलो कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। तो नाउ द बिगेस्ट थिंग इन द रूम, ऑर्गेनिक कैसे किया? ऑर्गेनिक अगेन उसमें दोनों चीज़ें है, एक तो याद रखने वाली और दूसरी उसमें कॉन्सेप्ट भी है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें कि एज केसेस, एक्सेप्शंस, हाँ, उसको और याद करना पड़ेगा। उसको आपको याद करना पड़ेगा। बट उसको याद करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए कि हाँ, ये फॉर्मूला है, तो वो कैसे आया, क्यों आया। और अच्छा, फिर ये इसका मतलब, हाँ, ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। मतलब और कहीं न कहीं लोग काफ़ी सारी बुक्स के जंगल में फँस जाते हैं, तो बेटर है किसी एक चीज़ से स्टिक करो एंड देन कंप्लीट दैट। आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल रेदर देन डूइंग सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम, जो याद कुछ रहेगा नहीं हमारा एट द एंड ऑफ द डे। जस्ट कीप इट सिंपल कि आप पहले जो शीट्स हैं, यू हैव क्वेश्चन पेपर्स, वो सॉल्व कर लो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट शुड बी सफिशिएंट। उसके बाद यू कैन गो फर्दर। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा कि वो थ्योरी पढ़ लेते हैं और थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं। उससे तो वो आपको 50-50 रखना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैथ्स के लिए कैसे किया? मैथ्स तो मुझे पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो फिर भी मैथ्स के लिए कैसे किया? अभी मैथ्स इज़ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट इन जेईई। क्या स्ट्रैटेजी रही उसके लिए? मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, थ्योरी से ज़्यादा।
थ्योरी उसमें ज़्यादा रहती, बट उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एंड उसमें ट्राई करना है, जितने अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वो ट्रिक समझ में आएगी। नहीं, हाँ, वही मैथ्स है। मैं मतलब ऑल इन ऑल तीनों सब्जेक्ट्स में यही बनता है कि भाई आप बस प्रैक्टिस करो, किसी एक सोर्स को पढ़ो और उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। रिवीजन इज़ द की। इधर-उधर भटकने से उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, फाइन। तो उसके बाद जब आईटी में चले गए, मतलब रिज़ल्ट आया, उसके बाद आईटी में चले गए, उसके बाद मतलब आईटी के मतलब अंदर से कैसा है? इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, एकेडमिक्स, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अलुमनी नेटवर्क, इन सभी के मामले में हाउ इज़ आईटी बेटर एंड हाउ इट हेल्प्स टू शेप योर फ्यूचर? तो पहली चीज़ तो आईटी का जो इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है एंड लाइक आई वुड से क्यूरियोसिटी ओरिएंटेड है। हाँ। Everyone is very curious and doing lot of things together. Sometimes it can become overwhelming for you as well. Like even I tried, I joined multiple clubs. Tried to do in every hostel, lot of events will be going on, including technical, cultural, entrepreneurial, everything. And you will get a lot of support as well. Your seniors would know a lot of things. अगर आप उनके टच में हो, आप उनसे रेगुलर गाइडेंस, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, उनसे रेगुलर गाइडेंस लेते रहो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। आप उनको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हो। उसमें से कुछ लोग आपको ये भी मिल जाएंगे कि विद इन कॉलेज दे आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, दे आर डूइंग देयर ओन स्टार्ट। मेरा कॉलेज जो था IIT गुवाहाटी, वो सिटी से बहुत दूर था। तो वहाँ पे किसी ने, मतलब मेरा एक बैचमेट था, उसने ई-कॉमर्स स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया कि शहर से मोस्टली, कि जैसे बर्थडेज़ वगैरह तो हर कोई सेलिब्रेट करता है। अब हमारे कॉलेज आस-पास कोई केक वेंडर नहीं था, तो वो सिटी से केक्स डिलीवर करवाता था कॉलेज के अंदर। तो सिमिलरली लोग काफ़ी कुछ उसमें करते रहते हैं। किसी का कल्चरल में डांस, सिंगिंग उसमें इंटरेस्ट है तो वो सब। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन पीपल कि वो उनका टाइम मैनेजमेंट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं कि आप ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हो तो आप एकेडमिक नहीं कीजिए। मेंटेन करना ज़रूरी है। आप अपना 50% एकेडमिक में दे रहे हो, 50% एक्स्ट्रा करिकुलर, ताकि आपका सीजीपीए जो है वो मेंटेन है। काफ़ी लोग, कुछ लोग को मैंने देखा है जो सीजीपीए वगैरह मेंटेन, मतलब सब ना, सीजीपीए का क्या मतलब है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बट सीनियर्स पहले साल में यही बोलता है। सीनियर्स जो होते हैं वो पहले यही मतलब बोल के फ्रेशर्स को थोड़ा-सा मतलब अपनी तरफ, उनको क्या है क्लब्स में चाहिए होते हैं फ्रेशर्स जॉइन करने के लिए, और फ्रेशर्स को यही बोलते हैं सीजीपी का क्या करोगे? मतलब बाकी चीज़ें काउंट होती हैं, बट रेदर कि वो फुल स्टोरी नहीं बताते हैं कि भाई सीजीपी के साथ-साथ बाकी चीज़ें भी काउंट होती हैं। तो क्योंकि कंपनीज़ तो वही चाहती हैं कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि और जो टास्क दिया है उसको कितना अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। तो वो चीज़ें मतलब एडिशनल बन जाती हैं, बट सीजीपीए इज़ द थिंग बाय व्हिच यू एटलीस्ट यू गेट योर प्लेस देयर, कि भाई रिज़्यूमे देखेंगे तुम्हारा। तो ये होता है। और बाकी जैसे मान लो स्पोर्ट्स के मामले में कैसा है, मतलब आईआईटी में स्पोर्ट्स कैसा है? स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आईआईटी में इंटर आईआईटीज़ कॉम्पिटिशन होते हैं, जिसमें सारे स्पोर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, एवरीथिंग। हाँ। और वो हर साल होता है और विदिन काफ़ी उसकी प्रिपरेशन भी लोग करते हैं विदिन हर कॉलेज में। वो पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और फिर जो बेस्ट वंस हैं वो उसमें से सेलेक्ट होके जाते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, ये तो ठीक है, हो गया कि भाई हमारे एकेडमिक का आईआईटी का एनवायरनमेंट कैसा होता है। अब प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि भाई प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी रहती हैं? मतलब इज़ इट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा फॉर गेटिंग प्लेस देयर, या फिर अगर एवरेज होते हैं तो भी प्लेस हो जाते हैं? बिकॉज़ इन रीसेंट ईयर्स हमने देखा है कि भाई द प्लेसमेंट रेट ऑफ इवन आईआईटीज़ इज़ ड्रॉपिंग, राइट? से 27 or 30% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड, एंड दैट by removing those students who are not even sitting for the placement. So that comes out to a huge number. तो क्या फ्यूचर हो सकता है आईआईटीज़ का इन द फ्यूचर, और इज़ इट लाइक कि द डिग्री की वैल्यू अब धीरे-धीरे कम हो रही है? और ज़्यादातर जो पूरा जो शिफ्ट हो रहा है वो सारा का सारा स्किल पे शिफ्ट हो रहा है। तो फेमसली लोग कहते हैं स्किल इश्यू वैसा। दैट्स राइट, मतलब काफ़ी ट्रू है ये चीज़ कि स्किल बेस्ड भी शिफ्ट हो रही चीज़ें। जैसे फर्स्ट पार्ट का अगर कोई क्वेश्चन के कि आईआईटीज़ का प्लेसमेंट कैसा होता है और सबका होता है कि नहीं होता है, तो आई वोंट से कि 100% लोगों का होता है, बट ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। बट इट्स ऑलवेज द बेस्ट टू बी अबव एवरेज,
क्योंकि फर्स्ट इनिशियल डेज में जो कंपनीज आती हैं वो अच्छी कंपनीज आती हैं एंड उनका पैकेज भी अच्छा रहता है, उनका वर्क कल्चर अच्छा रहता है। बट लेटर डेज में जो कंपनीज आती हैं उनका पैकेज भी कम रहता है, वर्क कल्चर भी मे नॉट बी सो गुड। एंड द थर्ड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखा है कि उनमें कई सारे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं या फिर छोटी कंपनीज जो काफ़ी बार ऑफर रिजेक्ट भी कर देती हैं। सो दैट वुड बी वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स। तो ऑलवेज ट्राई टू बी एट द टॉप, डोंट होप और द टू बी एट द लो एंड देन गेट प्लेस। और इसमें सीजीपीए भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जो फर्स्ट इनिशियल डेज में आती है वो उनका एक सीजीपीए का भी क्राइटेरिया रहता है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। मतलब सीजीपीए का क्राइटेरिया कितना रहता है जनरली? 8 रहता है, 8.5 कितना? मोस्ट ऑफ द कंपनीज कितना रखती हैं जनरली? कुछ कंपनीज का 8.5 रहता है, बट मोस्ट ऑफ देम अबाउट 7.5 रखती है। बट आई थिंक कि जब वो, क्योंकि इंटरव्यूज़ तो काफ़ी लोग का ले रही है और उनमें से अगर आप हो, आपका 8 है, आपका 6 है या दूसरे का 8 है, अगर 8 वाले और आपका सेम इंटरव्यू हुआ तो कंपनीज विल ऑलवेज प्रेफर 8। हाँ, तो मतलब अल्टीमेटली वो फॉर ब्रेकिंग द ड्रॉ को मतलब उसके लिए यूज़ कर सकते हैं सीजीपीए को। अच्छा ये बताओ कि प्लेसमेंट सेल ऑब्वियसली आईटीज़ का बहुत अच्छा है, तो ऑन कैंपस में अप्लाई करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है या फिर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिल सकती हैं? मतलब व्हाट विल बी, हालाँकि देखो ऑन कैंपस जो आती हैं दैट इज़ देयर, लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, स्टिल दे आर कमिंग एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट। बट व्हिच विल बी मच बेटर वेदर यू गो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस? बिकॉज़ ये सुनने में आया है कि ज़्यादातर प्लेसमेंट वालों का टारगेट होता है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने स्टूडेंट्स को प्लेस करवाया जाए। तो वो जनरली ऐसी कंपनीज़ को भी अलाउ कर देते हैं व्हिच आर नॉट लाइक गिविंग एज़ मच गुड अपॉर्चुनिटीज़ एज़ दे शुड। आई डोंट थिंक कि ऑफ कैंपस वुड बी बेटर देन ऑन कैंपस। ऑन कैंपस इज ऑलवेज बेटर because every company that you can think of will come to your during placement. हाँ। So definitely on campus is better and you should मतलब target that. लेकिन ऑफ कैंपस मेरे ख्याल से सिलेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं बिकॉज़ देयर इज़ टू मच कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट। आई थिंक उनके डाटाबेस में आपका रिज्यूमे चला जाएगा एंड दे माइट नॉट इवन लुक एट इट। तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो ठीक है, ये तो पूरा आपका पढ़ाई का हो गया, मतलब आईटी का हो गया, उसके बाद जॉब में आ गए। तो जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए मतलब क्या जो चीज़ है, जो लगता है, क्योंकि देखो अब आप हायर हुए होंगे सिमेंटेक में, तो सिमेंटेक में तो काफ़ी सारे लोग आए होंगे एज़ फ्रेशर्स, Right. बट मे बी इट्स सिमेंटेक और मे बी इन स्विगी, व्हाट आर द की स्किल्स नेसेसरी फॉर समवन टू एज देयर इन द वर्क स्पेस देयर? क्योंकि अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आप नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा दिखा रहे हो तो उससे ही आपका जज किया जाएगा कि भाई आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो दैट आई डोंट थिंक शुड बी द केस। अगर होता है तो गलती है। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑन विच दे चूज़ कि भाई ये कैंडिडेट बेटर है? और सब लोग बोलते हैं भाई कि एफिशिएंसी कराओ या फिर अपना जो है अपना स्मार्ट वर्क बेटर देन हार्ड वर्क। बट व्हाट इज़ दैट स्मार्ट वर्क? तो वो क्या करना होता है जिसकी वजह से वर्क प्लेस में ग्रोथ अच्छे से मिल सकती है? I think a single most important thing is how can you make things better? Because if someone is hiring you, they may not tell you कि तुम इसको better करो, but you have to find the opportunities where you can make things better. So, for example, if some manual thing is going on, but that can be automated through some scripts or some software, then you can take that up and do that. And along with that, commitment comes. Like once you have identified that you want to make this thing better, then you have to commit to it. And it can take anything. You can talk to your senior employees, or you can talk to any of your buddies, anyone, or outside your organization as well, and you can do online research how this is being done across organization or across the world, and then how you can inculcate that in what you're doing, trying to do better. So इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ जाती है, लाइक कमिटमेंट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कम्स, लाइक व्हेन समवन इज सेइंग कि ये नहीं हुआ या ये गड़बड़ हो रहा है, सो डोंट टेक इट एज अ लर्निंग, लाइक अगर ये गड़बड़ हुआ तो क्यों हुआ, डू द रेट्रोस्पेक्ट कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर. And along with that also comes that learning part. Keep on learning how other organizations are doing. A lot of companies have their own tech blogs. AWS, its own web service, has its own reinvent and a lot of articles on its website.
lot more of medium. You can find medium or do D zone. All of them are. So keep learning, keep keep updated with all the technologies that are coming. And also, I try to read some research papers as well, because that give some insights. Like, also try to get deeper understanding of the technologies. Like, if you are working on some, let's say, SQL database, MySQL, then how is it working? What is the underlying infrastructure into that, or the underlying code? So if you get that understanding, then you can make things better, you can optimize the thing. अच्छा, यहाँ पर जैसे वर्कप्लेस पॉलिटिक्स का क्या मतलब रोल रहता है इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट में? क्योंकि इतना तो होता ही है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इज अ थिंग विच इज समथिंग विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन दो देयर आर सर्टेन स्टार्टअप्स, उसमें हम कह सकते हैं कि भाई नहीं होता होगा, बट लाइक देयर आर मेनी बिग कंपनीज वेयर वर्कप्लेस पॉलिटिक्स इज लाइक too good, like someone who's very close to manager or someone is able to get like appraisal quite well or promotion quite early by doing less work. So कितना हद तक ये स्टार्टअप्स में देखने को मिलता है, और क्या कॉर्पोरेट्स जो होते हैं बड़े बड़े वो उसके लिए कुछ तरीके अपनाते हैं जिससे इसको अवॉइड किया जा सके, या फिर जो रियलिटी में डिजर्व करते हैं उनको चीज़ें मतलब उनको अप्रेजल या प्रमोशन मिल सके? I don't completely agree with that based on my experience across 3 companies. बाकी कंपनी के बारे में मैं अगेन कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस. बट मैंने जितना देखा है, तो खुद मतलब मैनेजर्स खुद पुश करते हैं. प्रॉपर सब जो भी स्टार्ट कर रहा है उनका करियर पाथ डिफाइन होता है. यू विल हैव रेगुलर वन ऑन वंस. आप उसमें पूछ सकते हो कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए. तो देन मैनेजर विल टेल यू कि हाँ, तुम्हें ये दीज आर द 5 थिंग्स यू हैव टू डू. एंड देन यू कैन रेगुलरली डिस्कस ऑन दोस 5 थिंग्स कि वो उसमें प्रोग्रेस कितना हो रहा है. एंड then it might happen that you may not get that opportunity to work on that one of the points. So then you can ask your manager ki I didn't got an opportunity to work on this point, so please give me that opportunity. So manager, it's the responsibility of the manager. If that manager is not able to give that opportunity, then maybe there's something wrong with that manager itself, right? So then you can maybe go to your skip manager, talk to them that, yeah, I'm not getting this opportunity. So this is a way of working. But if you're not taking a stand, if you're not discussing with manager like what's happening, what's not happening, and maybe escalating that to your skip manager, those things, then you will not be able to progress. And अच्छा, थोड़ा लाइटर चीज़ों के बारे में पूछते हैं। बेंगलोर कैसा है, मतलब हाउ इज़ बेंगलोर? अच्छा, इससे पहले जो पोस्टिंग थी सिमेंटेक में, वेयर वाज़ इट? पुणे और मुंबई? Pune. Pune. So how is Pune different from Bangalore in terms of, let's say, weather or traffic or anything? How will you rate, like which one is better for you, Pune or Bangalore? I'd say Bangalore is better than Pune, क्योंकि हाँ. बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है पुणे के कंपैरिजन में. एंड बेंगलुरु इज डेफिनेटली अ बिगर सिटी देन पुणे. I heard like there is a traffic problem there a lot. Traffic, it's a huge prop, and it was there in Pune as well. बैंगलोर मतलब फेमस है इसके लिए, बट आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम सारी जगह है. बीट गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, हर जगह का है. बट अभी रिसेंटली काफ़ी रैम्प अप हुआ है मेट्रो कंस्ट्रक्शन. होपफुली नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में काफ़ी रिड्यूस होगा. यू माइट हैव हर्ड, वो एक फेमस जंक्शन है सिल्क बोर्ड, फेमस है बैंगलोर का. रिसेंटली वहाँ पे सिग्नल फ्री हो गया है. देयर आर लॉट ऑफ फ्लाईओवर्स बिल्ट देयर. तो अब वहाँ पे मतलब पहले आधे घंटे वहीं रुकते थे, अब उनको रुकना भी नहीं पड़ता है. ओके, तो मतलब बैंगलोर इज कंपैरेटिवली बेटर. अच्छा, ये बताइए कि जैसे someone who is choosing a engineering branch, right? There are many branches. For example, CS is there, and electrical is there, mechanical is there, aerospace, metallurgical, chemical. There are many branches are there. बट क्या होता है कि लोग बोलते हैं, लोग पुश करते हैं कि भाई पैशन को फॉलो करो एंड थिंग्स विल कम, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक, बिकॉज सी एस में जो पैकेजेस हैं वो दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो पीपल दैट्स वाई चूज सी एस मोर ऑफन. सो दैट्स वाई इट इज सीन दैट काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सी एस के लिए अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं. अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इवन दो द कंपनीज आर देयर, क्वाइट अ लॉट कंपनीज आर देयर इन इंडिया for CS, there are a lot of people who are applying for CS as well, because of which unemployment भी ज़्यादा हो रहा है.
बिकॉज दोज कंपनीज ऑलरेडी हैव सो मैनी पीपल हु हैव हायर्ड, और अब अगर तुम्हें घुसना है तो यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ द गेम। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जिसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला है, मतलब क्योंकि देखो अभी आईआईटी आप मुंबई से करो या फिर आईआईटी गुवाहाटी से करो या फिर आप एनआईटी से करो, ऑल इन ऑल द करिकुलम ऑलवेज द सेम फॉर, बिकॉज वो काफ़ी सालों से बदला ही नहीं है। तो व्हाट a student at individual capacity can do so that he will be like selected by a very good firm, or he can start his own startup, because most like अभी ट्रेंड चल रहा है कि भाई स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है। तो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू इंडिविजुअली सो दैट कॉलेज पे इंटायरली डिपेंड ना करना पड़े। कॉलेजेस के कोर्सेज जो है यू कैन टेक, बट अभी nowadays there are a lot of courses or materials available online. So हाँ that's why you can LinkedIn is very good opportunity where you can get to connect with your college alumni or even people from other companies. You can directly chat with them. You can message them. Some of them may not reply, but I assume a lot of people will reply and will take interest. And you can ask them things, whatever, and you can take their number and directly connect with them and understand. Based on your passion, or if you want to just explore like how things work in computer science or how things work in electrical engineering, so you can explore there. And regarding the opportunities, that's hard truth about बिल्कुल। India ki population. We know it's a huge population, so there will always be competition, and it will be there in every field, be it Bollywood or be it engineering. TV बिल्कुल। तो बल इंजीनियरिंग में फिर भी कम है, इसीलिए पेरेंट्स एक्चुअली पुश देयर स्टूडेंट्स फॉर दैट। बट आई थिंक सीएस में फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्योंकि कंपनीज आती रहती हैं, एंड रिसेंटली आई थिंक एआई रेवोल्यूशन एक तरह से आ ही गया है। आई थिंक एनवीडिया इज़ राइजिंग टू टॉप ऑफ इट्स हाइट्स, और एप्पल भी उस फील्ड में घुस रहा है। तो अगर मैं सीएस स्पेसिफिक बात ही करूँ, तो व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी विच, बिकॉज देखो हम तो जो देखते हैं वो हम न्यूज़ के थ्रू देख के बताते हैं कि मान लो एआई अभी राइज में, बिकॉज न्यूज़ इज रिपोर्टिंग इट। But someone who is working in that zone, what is the future? Like in what thing? जैसे एक टाइम पे होता था machine learning was the like something a big thing. Everyone wanted to learn that. So now what is a big thing which can have a like impact in the coming years, और जिसमें लोगों को ज़्यादा करना चाहिए अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। I think yeah, definitely AI के आने से कुछ मतलब things, I would say things got better because जो भी डेवलपर्स थे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है. सो यू कैन आस्क एआई एंड इट कैन गिव यू अ स्निपेट ऑफ कोड और इट कैन गिव यू सॉल्यूशंस. तो वो चीज़ है. बट अलॉन्ग विद दैट आई थिंक इट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल. Like I think there is a new job role for AI curator where हाँ you have to train the AI model so that it returns the output as is expected in your organization. For example, recently in our organization, so the business analysts used to write queries. So हाँ they used to write by their own. Let's say they'll learn SQL and write that. But now we have internally built a model which will directly convert your English text to a SQL query. But you'll have to tune that model because when a business analyst is working, he's aware of the metrics that is being used within your organization. For example, your GMV, let's say gross market marketized value or AOV, all those metrics, and there could be more complex values, statistical things that AI might not be aware. So you will have to uh, give that learning to that model. So that is a new job that is created there. So इन ultimately you will have to evolve. What I would say today may get changed up a year or two. So you will have to keep updated with the market and keep learning new things. That's how you can evolve. मतलब एवोल्यूशन इज द ओनली थिंग, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग मोर एंड मोर थिंग्स। जो मतलब इट्स नॉट लाइक कि भाई फेज लर्निंग फेज स्टॉप हो जाता है, मतलब आपने कुछ कर लिया एंड देन यू जस्ट गेन हाइट्स एंड हाइट्स एंड हाइट्स, दैट डजंट हैपन। यू हैव टू लाइक स्टेप अप वन बाय लर्निंग मोर एंड मोर थिंग्स इन ईयर। सो दैट्स माय एक्सपीरियंस काउंट्स, राइट? तो एक्सपीरियंस यही तो होता है कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है दे आर पेड मोर, द रीजन इज दैट ओनली कि दे हैव मोर एक्सपोजर टू दैट। बट द क्वेश्चन हियर अराइव्स इज दैट कि सीएस में क्या होता है कि इन एवरी 1 और 2 इयर्स, और इट मे बी लेस, आई डोंट नो, कि इसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। मतलब
समथिंग लाइक इट हैपेंस लाइक रेवोल्यूशन 1 साल में होता है, 2 साल में होता है, कम में भी होता है। सो ऐसे केस में व्हाई डज़ कंपनी नॉट हायर न्यू फ्रेशर्स एंड स्टिक टू द ओल्ड वन्स? तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ एवरीवन्स ऑन एवरीवन्स माइंड। तो why will मतलब what are the key skills which someone has so that he should not be easily replaced in the organization? That's what I'm asking. That totally depend on the learning itself. For example, if I talk about specifically to computer science, then recently till now Java was more famous within the software, but recently Golang is taking it over. More and more startups and companies are using Golang. So if you don't learn or know Golang, then you will get replaced. But if you learn it, then you will not get replaced. And in fact, there are a lot other things that will that can come into picture, and you will get through experience only. So that will give you upper edge based on your experience as well as the new learning that the fresher might not have. तो हमें थोड़ा-सा लाइटर चीज़ पूछता हूँ, व्हाट आर योर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस कोडिंग? लाइक ट्रैकिंग, रीडिंग और क्या मतलब क्या ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हें इन फ्री टाइम ऑफ कोर्स? Apart from this, I read. Matlab, I have interest in reading, so I try to read books, both fictional and non-fictional, and also sports. So I've recently started playing badminton and trying to play regular. Earlier during college days, I learned tennis because I had just an interest. So I started learning. I played for 2-3 years. These are the few things that I do. अच्छा, ट्रैकिंग अच्छा लगता है क्योंकि मैंने देखा है आईटी फील्ड में ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको ट्रैकिंग जाते ही जाते हैं। ट्रैकिंग इज़ समथिंग लाइक द इंटरेस्ट व्हिच एवरीवन हैज़, हॉबी समथिंग एवरीवन वांट्स। तो ट्रैकिंग अच्छा लगता है। Yeah. So initially I used to do, but in last 3-4 years I haven't done any trekking. Maybe since after Corona. But before that I did 2-3 trekking treks. One I did during my college days only, and it's a very different experience, very different, and it takes you away from the other world. You won't have any network connection. There won't be any people around. There won't be any facility where you can take things. I think so. You have to take your own things, be prepared, and you have to walk a lot during a day. But at the end, when you reach a particular destination, you will see the beautiful scenery. Along with that, the weather will also be very good and calm. There won't be any pollution. So those are the things that can't be explained, but you will have to experience that. And once you experience that, then it will kind of get addicted. You'll get addicted to it. अच्छा, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पॉट ट्रैकिंग के लिए जो आपको बहुत अच्छा लगा? मतलब समथिंग व्हिच यू कैन नॉट स्टिल लाइक इट्स लाइक ब्रेथ टेकिंग, ऐसा कुछ कोई ऐसा ट्रैकिंग प्लेस ऐसा लगा? So फर्स्ट ट्रैक जो मैंने किया था संदाकफू फालूट ट्रैक, ये सिक्किम में, वो हमने गुवाहाटी से शुरू किया था जर्नी, एंड देन वी वेंट टू द बेस कैंप, एंड वहाँ से एक ग्रुप के थ्रू किया था। तो वो काफ़ी अच्छा था। एट द टॉप मतलब ड्यूरिंग द जर्नी हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था, से हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल्स। जो डेस्टिनेशन पे पहुँचे अपने, जब उसमें हमें याद है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हम पहुँचे थे, रात में कुछ नहीं दिखा। 1-2 फुट की बर्फ़ थी, और हमारे कपड़े वगैरह भी बर्फ़ की वजह से थोड़े गीले हो गए थे। तो बेसिक खाना मिलता था, जैसे चावल, दाल, बट वो भी काफ़ी अच्छा लगता था। इट्स काइंड ऑफ लग्ज़रियस फूड इन दोज़ सिचुएशंस, बिकॉज़ आप दिन में काफ़ी मेहनत करके थके हो, कुछ खाए नहीं हो। तो ऑन दैट जब सुबह हुई तो सुबह उठ के आपने देखा बाहर का पूरी स्नो हट गई, दूर-दूर तक अच्छा बादल क्लियर हो चुका है, दूर के माउंटेन्स दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है। सो दैट विल टेक योर ब्रेथ अवे। अच्छा, दार्जिलिंग तो गए होगे, दार्जिलिंग वो गुवाहाटी के पास में ही तो है उधर सिक्किम में ऊपर। तो वहाँ से वो माउंटेन दिखता है कौन-सा? लाइक माउंट एवरेस्ट यू कैन सी राइट फ्रॉम दार्जिलिंग आई गेस। हिमालय। माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा नॉट माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आई थिंक राइट? आई एम नॉट सो श्योर। मतलब वो गोल्डन टाइप से चमकता है आई थिंक। वो माउंट एवरेस्ट की कंचनजंगा आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रेथ टेकिंग व्यू क्योंकि आई वेंट देयर लाइक इन 2011 ओनली। मतलब बिफोर कमिंग टू कोचिंग मैं उधर गया था। अभी तो सुनने में आया कि बहुत ख़राब हो गया है दार्जिलिंग। तो इट्स नॉट रियली दैट गुड प्लेस एज़ इट यूज्ड टू बी। पॉल्यूशन हो जाता है और
काफ़ी लोग जब आने लगते हैं, लोगों को पता देखो वन्स पीपल नो कि लाइक दिस इज़ अ गुड स्पॉट, लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड देन पॉल्यूशन एंड देन लाइक गार्बेज, ऑल these things will come. This does come after marriage in terms of work, राइट? मतलब आप जिस तरह से अपने काम को देखते थे पहले और अब अपने काम को जिस तरह से देखते हो, तो उसमें क्या डिफरेंस महसूस होता है? द वे यू परसीव दैट वर्क, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। It remains same. So I didn't saw any change. It's just that maybe after marriage I got more responsible as a person and in work as well. और लगभग सेम ही रहता है, लाइक यू हैव टू परफॉर्म गुड, ऑल दीज थिंग्स सिंपली डज नॉट चेंज एंड इफ यू लव योर वर्क आई थिंक यू विल ऑलवेज कीप ट्राइंग टू डू दैट। सो ऑल इसके अलावा मेरे पास कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि थोड़ा टाइम दिया। मैंने मैसेज किया था, मुझे तो लग रहा था कि रिप्लाई भी नहीं आएगा, बट रिप्लाई आया। फिर ये थोड़ा शिफ्ट होता रहा, है ना, कि आपका नहीं बैठ पा रहा था या मेरा नहीं बैठ पा रहा था, बट फाइनली बात कर ली। मैं तो बात करना चाहता था कितना कि हमारा लास्ट ईयर मतलब 2012 आई थिंक, व्हेन डिड वी लास्ट, आई थिंक दिसंबर ओनली ना, उसके बाद तो यू वेंट बैक टू योर होम, राइट? बिकॉज मेंस हमारा हुआ था, मेंस जब हुआ था, आवर मेंस वाज इन अप्रैल आई गेस, राइट? April or May, I think. उसी के around. ऐसा था। और आई थिंक यू वेंट बैक व्हेन आफ्टर दिसंबर, कोचिंग दिसंबर में खत्म हुई थी, राइट? हाँ, उसके बाद वही जैसे मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स थे तो जनवरी या दिसंबर में चला गया था। हाँ। उसके बाद तो फिर आई थिंक उसके बाद से मिले नहीं। एक बार शायद 1-2 बार बीच में बात हुई थी फ़ोन पे। तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे ऐसे लोगों को? क्योंकि देखो अभी क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उस टाइम पे कोचिंग्स कम थी, जैसे कि आपने बोला कि भाई कोटा गए, बिकॉज कोटा उस टाइम पे बहुत बड़ा था। अब क्या होगा कि कोचिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई, कोटा में तो मान लो ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया देर आर सो मेनी कोचिंग्स। और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि भाई विच कोचिंग टू डिसाइड, बिकॉज मार्केटिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं आजकल लोग। राइट। तो ऐसे केस में जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, उस केस में सही डिसीजन कैसे लें और उसके बाद सही पाथ को कैसे चुनें जो हम अचीव करना चाहते हैं, उस तक कैसे पहुँचे? तो उसके लिए एक एडवाइस एक दे दूँ ताकि सब लोग उससे कुछ सीख पाएँ। कोचिंग्स का तो कौन सी कोचिंग चूज़ करना है तो आई थिंक वो अपने जो निकालते हैं कि कितने स्टूडेंट्स उनके थ्रू सिलेक्टेड हुए, उसमें आप देख लो कि आई थिंक डीएलपी जो उनका रहता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसके ऊपर मत जाना, उसको इग्नोर करके जो डायरेक्ट क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू किए हैं वो अच्छा। उसको तुरंत लेके डिसाइड कर सकते हैं। एंड आई थिंक मतलब कोटा में जितनी भी कोचिंग्स है, एलन है, वाइब्रेंट है, बंसल वाज देयर एंड रेजोनेंस, ऑल ऑफ देम आर गुड। सो इट्स जस्ट दैट कि व्हिचएवर यू चूज स्टिक टू इट, मतलब कि उन्होंने जो प्लान बनाया है उसको डिलीजेंटली फॉलो करे, तो आई थिंक यू विल क्रैक इट। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल इंसान, मुझे मैं जैसे मान लीजिए जेई का तो एक पार्ट है, बट एक जर्नी ऑफ सक्सेस इन लाइफ, उसके लिए इंसान का क्या माइंडसेट होना चाहिए? मतलब व्हाट माइंडसेट इफ समवन हैज, क्योंकि तो कभी भी आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, डिप्रेशन, राइट, लोग आपको ताने देंगे या फिर आपको सेटबैक्स लगेंगे, ये चीज़ें होनी है। तो इंसान को क्या माइंडसेट लेके चलना चाहिए ताकि दे कैन डू दैट एंड व्हेन टू रियलाइज कि आप जो कर रहे हैं दैट इज स्टबर्ननेस एंड नॉट कॉन्फिडेंस, राइट? व्हाट इज बिलीफ एंड व्हाट इज ईगो? इसको किस तरह से मतलब मैनेज करें, बिकॉज इन दिस टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो वो कैसे किया जाएगा? आई थिंक मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे, चाहे जो भी करे। एक बार मतलब कोई भी पर्सन है, डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा रहेगा लाइफ में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोर्सेज कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी रहेगा डिसीजंस। तो आप जब भी डिसीजन कर ले रहे हो तो उस पर ड्यू डिलीजेंट दो कि हम एनालिसिस कर लो कि हाँ, दो ऑप्शंस हैं तो दोनों में से कौन, देयर विल ऑलवेज बी ट्रेड ऑफ, कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे सबके। तो एक बार वो आपने एनालिसिस कर लिया सारो, उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया, ये भी नहीं कि हाँ डिसीजन छोड़ दिया, क्या सोचते ही रह गए। आप एक टाइम बॉक्स कर लो कि हाँ इतने टाइम में मुझे डिसीजन लेना है, आपने एनालिसिस किया, डिसीजन ले लिया। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो देन आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ आपने वो दूसरा डिसीजन छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था, वो ले ले तो अच्छा होता, वो सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है।
आपने डिसीजन ले लिया, अभी आप उसके वो डिरेक्ट पे आगे बढ़ो। फॉर एग्जांपल किसी ने कंपनी छोड़ के स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो वो मे बी स्टार्टअप उसका फेल हो जाए अभी का, तो फिर वो सोचेगा कि हाँ, वो कंपनी में रहता है, स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करता तो बेटर रहता। बट क्या पता कि वो नेक्स्ट स्टार्टअप स्टार्ट करे तो वो सक्सेसफुल हो जाए। फॉर एग्जांपल स्विगी का ही केस ले ले, तो स्विगी के जो फाउंडर हैं श्रेयस मजीठी, उन्होंने आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया, उसके बाद लंदन में उन्होंने जॉब किया, काफ़ी अच्छी जॉब थी। वो छोड़ के वहाँ से इंडिया में आए, बैंगलोर में उन्होंने लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप स्टार्ट किया पहले। 1 साल किया, वो फेल हो गया, वो नहीं चला। तो उसके बाद उन्होंने फिर स्विगी स्टार्ट किया फूड डिलीवरी, जो कि चल गया। तो यू विल ऑलवेज फेस फेलियर्स। तो फेलियर्स पे केवल ये देखना है कि आपने उसको रेट्रोस्पेक्ट करके कि क्या उससे लर्निंग लेना है, क्या गलती हुई है। इट्स नॉट दैट कि हाँ, वर्ल्ड इज़ नॉट एंडिंग देयर। सो देयर इज़ ऑलवेज अ ऑप्शन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एंड आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप देखोगे, स्टार्टअप्स देखोगे, तो लोगों ने 20 ईयर्स में भी किया है, 25 में भी, 30, 35 में भी। ऐसा फॉर एग्जांपल एक रिसेंटली मैंने देखा था, बोमन ईरानी एक्टर है, काफ़ी फेमस एक्टर है। तो काफ़ी सारे जो एक्टर्स होते हैं वो 20 इयर्स वगैरह में स्टार्ट करते हैं एंड दे नो कि हाँ, उन्हें एक्टर बनना है। बट हाँ। वो क्या था कि वो पहले फ़ोटोग्राफ़ी में थे। वो जा के इधर फ़ोटो स्टूडियो वगैरह में काम किया था एंड अराउंड द एज ऑफ 35 ही स्टार्टेड वर्किंग इन बॉलीवुड, और तब से वो इतने अभी कितने ज़्यादा फेमस हो गए। So it's never, you can always win that time, you find it, but be optimistic.